नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। आपके अपने शो देश की बहस के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं, न्यूज नेशन का ये वो मंच है जहां होती है आपके मन की बात। आप जिस मुद्दे को चुनते हैं, हम न सिर्फ उस मुद्दे को पूरे देश के सामने उठाते हैं, बल्कि इस शो में लोग सीधे देश के सामने अपनी बात भी रखते हैं। आज आपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया है वो है ड्रग्स के खिलाफ आवाज उठाने पर रवि किशन को सजा क्यों। इसे 66% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। आज इसी पर होगी देश की बहस। इस चर्चा में मेरे साथ एक बड़ा पैनल शामिल होगा, साथ ही आप यानी मेरे दर्शक भी जुड़ेंगे। बॉलीवुड ड्रग्स गैंग के खिलाफ आवाज क्या उठी, एक खेमा उसे टारगेट करने की कोशिश में लग गया। ड्रग्स गैंग पर पहली बार बॉलीवुड का कोई बड़ा चेहरा जावेद अख्तर के रूप में सामने आया है और करण जौहर की पार्टी का खुलकर बचाव कर रहा है। आपके अपने शो देश की बहस में सबसे पहले यह मुद्दा उठा था कि करण जौहर के घर हुई पार्टी की जांच होनी चाहिए, जिसके बाद यह आवाज देश भर में बहस का मुद्दा बन गई। आपको बता दें कि एक्ट्रेस रकुल प्रीत से एनसीबी ने आज 4 घंटे तक पूछताछ की। बताया जा रहा है कि रकुल ने रिया और करण के घर पर हुई पार्टी का भी जिक्र किया। उधर दीपिका की मैनेजर करिश्मा ने ऐसा खुलासा कर दिया जिससे दीपिका की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। उसने बताया कि दीपिका उस व्हाट्सएप ग्रुप की एडमिन थी जिसमें ड्रग की डिमांड हुई। साफ है कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली नजर आ रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि ड्रग्स नेटवर्क को एक्सपोज करने के लिए सख्त जांच क्यों नहीं होनी चाहिए, और जो लोग ड्रग गैंग के खिलाफ जांच की मांग कर रहे हैं उन्हें बॉलीवुड में निशाना क्यों बनाने आ रहा है। करण जौहर की ड्रग्स पार्टी, सो कॉल्ड ड्रग्स पार्टी, जिसके बारे में इतने गंभीर आरोप सोशल मीडिया पर लगातार हो रहे हैं, इसकी भी जांच नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। मैं तो बोलता हूं अभी होनी चाहिए, पहले नहीं हुई थी। एक बार फिर देश की बहस में लगातार जो मुद्दा हमने उठाया, अब वो दुनिया की बहस का मुद्दा बन गया है। दीपिका गलत है, आप जेल में डालिए। जी हाँ, जिस पर लगातार हम आपके अपने सबसे पसंदीदा शो देश की बहस में चर्चा करते रहे। दीपिका पादुकोण को ड्रग्स लेने का अधिकार है। आखिरकार करण जौहर की उस पार्टी की जांच की आंच पहुंचती दिख रही है। कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें इस बात का शक गहराता दिख रहा है कि करण जौहर के घर हुई पार्टी में कुछ तो गड़बड़ था। सवाल उठता है कि ऐसे में कहीं वो कड़ी तो नहीं जुड़ रही है जिसके जरिए इस पार्टी में जांच की मांग उठी थी। इस तस्वीर में आप क्षितिज प्रसाद और अनुभव चोपड़ा के साथ उस ड्रग पेडलर की तस्वीर साफ देख सकते हैं जिसे एनसीबी ने गिरफ्तार किया है। इस ड्रग पेडलर का नाम है अंकुश अरेंजा। गौरतलब है कि क्षितिज रवि प्रसाद और अनुभव को करण जौहर का बेहद करीबी माना जाता है। इस बीच एनसीबी की पूछताछ में दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा प्रकाश का एक बड़ा खुलासा भी हुआ है, जिसमें पता चला कि ड्रग्स चैट वाले व्हाट्सएप ग्रुप की एडमिन खुद दीपिका पादुकोण थी, जो करण जौहर की पार्टी में भी मौजूद थी। इसी ग्रुप में जया साहा भी शामिल थी। यह ग्रुप 2017 में बना था। दूसरी ओर बॉलीवुड में ड्रग्स के खिलाफ आवाज उठाने वालों को ये ड्रग मंडली लगातार निशाना बना रही है। जी हाँ, सांसद और एक्टर रवि किशन को हफ्ते भर बाद ही संसद में ड्रग्स के खिलाफ बोलने का खामियाजा भुगतना पड़ा है। खबरों के मुताबिक उनसे फिल्म और वेब सीरीज का काम छीन लिया गया है। ठीक इसी तरह ड्रग्स पर आवाज बुलंद करने वाली कंगना रनौत का भी दफ्तर तोड़ फोड़ दिया गया था। हाल ही में बॉलीवुड से पुराने दौर से जुड़ी सुचित्रा कृष्णमूर्ति ने भी इस तरह की गंदगी का आरोप लगाया है। सुचित्रा कृष्णमूर्ति ने बताया, सुचित्रा शाहरुख खान के साथ फिल्म कभी हाँ कभी ना में काम कर चुकी है। बॉलीवुड का ड्रग्स कनेक्शन सामने आने के बाद कौन जैसे टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी एनसीबी के भी रडार पर है। देश की बहस में आज चर्चा इसी बात की हो रही है कि करण जौहर की पार्टी हो या बॉलीवुड का ड्रग्स कनेक्शन, जांच की आंच जैसे जैसे उठ रही है, बॉलीवुड में कितनी गंदगी फैली है उसका सच सामने आ रहा है। यही नहीं, रवि किशन से उनका काम जो उनको दिया जा रहा था, कई वेब सीरीज नेटफ्लिक्स से उनका काम वापस ले लिया गया है। सवाल है क्यों? कंगना का घर तोड़ा गया क्यों? क्योंकि उन्होंने ड्रग्स के खिलाफ, बॉलीवुड के गैंग के खिलाफ आवाज उठाई। आज बॉलीवुड से कोई पहला व्यक्ति इस ड्रग के कुकर्म पर बोला है, लेकिन करण जौहर के समर्थन में। आइए आपको दिखाते हैं जावेद अख्तर का ट्वीट। क्या लिखा है उन्होंने लिखा है करण जौहर का बचाव करते हुए, अगर करण जौहर ने कुछ किसानों को अपनी पार्टी के लिए आमंत्रित किया होता तो हमारे टीवी चैनलों के लिए आसान हो जाता। आगे उन्होंने लिखा है उन्हें किसानों के विरोध और करण की पार्टी के बीच चयन नहीं करना पड़ता। हम आपको बता दें कि आज किसानों का जो नया बिल आया है उसके खिलाफ देशव्यापी आंदोलन था, उस पर ये तंज कस रहे हैं। वो ये लिख रहे हैं कि ऐसा लगता है कि करण हमारे चैनलों का दूसरा सबसे पसंदीदा पार्ट है। नहीं जनाब, अब पहला बन गया है।
जो कि अगर बड़े लोग कुकर्म करेंगे, अगर वो लोग कुकर्म करेंगे, समाज जिनको आइडियलाइज करता है, जिनको अपना सब कुछ मानता है, जिनके कहने पर साबुन, बनियान, तेल, कार वगैरह वगैरह सब कुछ खरीदता है, जिसके चलते वो अरबों खरबों की ब्रांड के मालिक बनते हैं, अगर वो गलत करते हैं तो समाज सवाल पूछेगा। अगर मैं गलत करता हूं तो समाज सवाल पूछेगा। अगर आप हाई पोजीशन पर बैठे हुए हैं और अगर आप कोई गलती करते हैं तो आपसे जवाब मांगा जाएगा। जनाब, ये लोकतंत्र है। इसीलिए देश की बहस में हमारा आज का सवाल है, क्या जावेद अख्तर अपनी बेटी यानी जोया अख्तर जो इस पार्टी के अंदर है उसका बचाव कर रहे हैं कि जांच की आंच से वो बच जाए? आप शो के दौरान इस मुद्दे पर अपनी राय हमारी वेबसाइट पर दे सकते हैं। हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना बेहद आसान है। हमारा ट्विटर हैंडल आप जानते हैं, फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं। अगर आपकी कोई राय है, सुझाव है, आप इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं या आपका कोई सवाल है तो वीडियो बनाकर 9711002266 पर आप व्हाट्सएप करें। तो बहुत बड़ा पैनल मेरे साथ है भोजपुरी फिल्मों की और बॉलीवुड की जानी मानी हीरोइन अक्षरा सिंह। अक्षरा किसी परिचय की मोहताज नहीं है। मेरे साथ हर्षिता कश्यप है जो कि एक मॉडल है, शर्लिन चोपड़ा है, गंभीर आरोप इन्होंने क्वैन पर लगाए हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ेंगी। आकाशदीप डायरेक्टर हैं, हाल ही में उनकी एक वेब सीरीज आई थी, उनसे भी हम बात करेंगे। किशोर तिवारी जी है, शिवसेना के सपोर्टर है। युवराज सिंह भी जुड़ेंगे हमारे साथ जो सुशांत सिंह राजपूत के क्लोज फ्रेंड है। लेकिन सबसे पहले अक्षरा, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा और मेरा बड़ा सीधा सवाल, क्या आपको नहीं लगता कि ड्रग्स की इस सफाई पर जो लोग सवाल उठा रहे हैं उनकी नीयत में कुछ खोट है? कैसे देखेंगे जावेद अख्तर के स्टेट को कि किसानों से वो करण जौहर को जोड़ रहे हैं और कह रहे हैं किसान अगर उनकी पार्टी में आ जाते। किशोर तिवारी जी, जावेद अख्तर ने किसानों का भी अपमान किया, अन्नदाता का अपमान किया है, क्यों उनको ड्रग्स पार्टी में बुला रहे हैं? इसका भी जवाब आपको देना पड़ेगा। लेकिन अक्षरा, आप बताइए कैसा वास्ता पड़ा ऐसे लोगों से और क्या कहेंगी जावेद अख्तर जी के इस बयान के बारे में? जी, आवाज नहीं आई। अक्षरा, मैं फिर आता हूं आपके पास। किशोर तिवारी जी, आपसे मेरा जवाब, अपनी बेटी को बचाने के लिए किसानों का सहारा, ये कौन सा गाना गा रहे हैं जावेद अख्तर साहब? और अब पूरा सेक्युलर गैंग शिवसेना के समर्थन में खड़ा है। हमने कुछ होना कि रोना है, अब मुझे डिसाइड करना पड़ेगा। लेकिन एक बात बोलो कि किसानों का आंदोलन एक भारी मात्रा में हुआ, लेकिन ये ट्वीट के व्यंग के लिए नहीं आना चाहिए था। जावेद है और वो अपने ट्वीट के लिए भी जाने जाते हैं। अब आपने मुझे पूछने से जावेद को पूछना था कि अगर करण जौहर किसानों को बोलाते तो कुछ उन्हें ऐसा बोलना था कि किसानों पे आप मीडिया में कवरेज अच्छा देते, लेकिन आप अब सिनेमा के हीरो और बॉलीवुड के ड्रग पर भिड़े हैं। तो पहले मैंने मेरा स्टैंड क्लियर किया है कि हम ना ड्रग लेने वालों का समर्थन करते हैं ना बेचने वालों। तो संजय राउत ने किसका समर्थन किया है? या आपकी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं जो सही समय पर गलत बात बोलते हैं, उन्होंने क्यों समर्थन कर दिया कि एनसीबी क्या कर रही है, एनसीबी फंसा रही है? और किसी को तो किसी चीज का नशा होता है। किशोर तिवारी जी, आपको किसका नशा है? आप भी शिवसेना में, आपके प्रवक्ता कह रहे हैं कि हर किसी को किसी चीज का नशा होता है। किशोर तिवारी जी को किस चीज का नशा है? मैं तो आंदोलन का नशा लेके जी रहा हूँ और 40 साल से आंदोलन ही कर रहा हूँ। आज भी अभी पुलिस ने छोड़ा है तो मैंने आपके जिन्होंने कोऑर्डिनेट किया उनको बोला था कि पुलिस छोड़ेंगे तो मैं दीपक चौरसिया के साथ आ जाऊंगा, क्योंकि उनके साथ आने में जो मजा आता है वो दूसरे एंकरों के साथ नहीं आता। अब मैं बताता हूँ कि संजय राउत ने जो कहा है, उन्होंने कहा है कि कहा तो सुशांत सिंह की हत्या सिद्ध करने आए थे। मुझे 3 एजेंसी आई थी, सीबीआई, ईडी और एनसीबी। अब वो सुशांत सिंह की हत्या से भटक के बॉलीवुड की इमेज खराब होने पे भिड़ गए। लेकिन अब ऐसा है कि बॉलीवुड की भी वो सफाई कर जाते हैं तो कुछ तो राष्ट्रीय काम करेंगे। अस्थाना जी तो चले गए हैं, उन्होंने बोला कि इतनी सर पिटाई तो हमारे जुरिडिक्शन में नहीं आती। अब कौन रुका है और कौन पूछ रहा है और कौन मीडिया को ब्रीफ कर रहा है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मेरी जानकारी के अंदर विकास सिंह ने जो कहा है वो बहुत गंभीर। उस पर भी आएंगे सर, मैं उस पर भी आऊंगा। अभी तो जावेद अख्तर की बात पर आप जलेबी बना रहे हैं, संजय राउत की बात पे भी आप जलेबी बना रहे हैं। अब देश को जलेबी नहीं खानी, बहुत खा ली उसने। सीधी सीधी बात होनी चाहिए। संजय राउत ने जो कहा वो सच कहा कि झूठ कहा?
और अगर सच कहा तो बताइए किशोर तिवारी को किस चीज का नशा है? नहीं, मुझे तो नशा आंदोलन का है और सच्चाई का है। सर ये गुडी गुडी बात मत करिए सर, मैं तो संजय भाई से भी पूछूंगा आपको किस चीज का नशा है। हम बात उस नशे की नहीं कर रहे हैं, आंदोलन की। आंदोलन तो सब लोग करते हैं अपने अपने स्तर पर, कोई घर में करता है, कोई बाहर करता है, कोई किसानों के लिए करता है, कोई मजदूरों के लिए करता है, कोई नेताओं के लिए करता है, कोई किसी के लिए करता है। मैं तो उस नशे की बात कर रहा हूं जो LSD होती है, ब्राउन शुगर होती है, मारिजुआना होती है, हशीश होती है, अपग्रेडेड वीड होती है। मैं उस नशे की बात कर रहा हूं जिसके बारे में संजय राउत आज कह रहे हैं कि हर किसी को किसी ना किसी का नशा है। नहीं, देखिए मुझे इन सब चीजों की जानकारी नहीं है, लेकिन उनकी एक जो तो एक शंका संजय राउत का मोबाइल नंबर तो होगा आपके पास, एक बार लगा लीजिए ना, क्या है मोबाइल नंबर, क्या है स्टाइल नंबर, वो पूछ लीजिए उनसे उनको किस चीज का नशा है। और अगर नशे की सफाई हो रही तो उनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? नहीं, उन्होंने क्या कहा? आप है ना, आपके मित्र का बयान तोड़ मरोड़ के क्यों लाते हो? मैं अभी बताऊं आपको, उन्होंने क्या कहा कि बॉलीवुड को बदनाम करने की साजिश तो नहीं है, क्योंकि कुछ लोग आपके भी चैनल पे आके बोले कि 90% लोग बॉलीवुड में ड्रग लेते हैं, या 90% लोग लेते हैं। तो मैं तो सोचूंगा कि सारे के सारे बॉलीवुड के लोग जिनके तरफ मैं देखता हूं, मुझे लगता है यार ये ड्रग लेके तो नहीं आया है। अब चलो कॉलेज में भी ड्रग बिकता है, नेताओं के बारे में भी ऐसा ही सोचेंगे कि विधानसभा में ड्रग लेके तो नहीं बैठा है, लोकसभा में तो नहीं बैठा है। अक्षरा के पास चलता हूं। अक्षरा, क्या ये इशू इतना छोटा है? क्या इस इशू को इस तरह ट्रीट किया जाना चाहिए कि हर किसी को किसी ना किसी चीज का नशा है? जी नहीं, वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए। बहुत खूब। ये बेहद ही अजीब सा सिचुएशन है सर, और एक दूसरे को लोग पता नहीं क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं ऐसे सिचुएशन में। ये हमारे यूथ का सवाल है, ये हमारे देश का सवाल है, ये लाखों जिंदगियों की सवाल है। और ऐसे में इस तरीके से ये लोग डिफेंड करते हैं, विच इज़ नॉट गुड। ये जो क्रिटिकल टाइम है, इसमें तो सबों को मिलकर आवाज उठानी चाहिए, एक दूसरे का साथ देना चाहिए। हो सकता है आज जो आवाज उठा रहे हैं उनके घर में भी उनके बच्चे हैं, हो सकता है वो भी कभी शिकार हो सकें। गंभीर सवाल है, गंभीर सवाल है। और इसीलिए मैं आना चाहता हूं क्वान पर, उस एजेंसी पर जिसने अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ऑर्गेनाइज किया। क्या ऑर्गेनाइज सेक्टर बनाया उन्होंने? ड्रग्स को, लड़कियों के मॉलेस्टेशन को, लड़कियों के साथ मिसबिहेवियर को, लड़कों के साथ मिसबिहेवियर को। अक्षरा, मैं आऊंगा मेन बहस पे और बात करूंगा रवि किशन के मुद्दे की भी, लेकिन शर्लिन चोपड़ा मेरे साथ जुड़ी हुई है, शायद कुछ समय के लिए जुड़ी हुई है। शर्लिन, बताएंगे क्वान में क्या हुआ, क्या किया निर्माण प्लान ने? और सबसे बड़ी इस बात कि क्या ऐसा होता रहता है? हम तो सुनते थे, आपने तो खुलासा कर दिया कि ये सोच कितनी घटिया है। जी 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 सर, सीधी सी बात यह है कि आधे से ज्यादा बॉलीवुड नशेड़ी है, नशे में डूबी है। अब जब एनसीबी स्वच्छ बॉलीवुड अभियान के साथ जुड़ी है, क्यों? आकाशदीप जी सुनिएगा, जवाब दीजिएगा। शर्लिन बिल्कुल ठीक आ रही है आपकी आवाज। बॉलीवुड अभियान के साथ जुड़ी है, क्यों 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 लोग डरे हुए हैं? क्यों एनसीबी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? क्यों आगे आकर जानकारी नहीं दे रहे हैं? क्या वो नहीं चाहते कि बॉलीवुड स्वच्छ बने? क्या वो नहीं चाहते कि बॉलीवुड में जो नशेड़ी गैंग है उस गैंग को खत्म करें, या उस गैंग का खुलासा हो? कितना बड़ा गैंग है ये? कितने किंगपिन्स हैं, कितने पेडलर्स हैं, कितने सप्लायर्स हैं, कितने क्लाइंट्स हैं? वो बड़े खिलाड़ियां कौन हैं जिनके नाम अभी तक नहीं आए हैं? कौन है वो लोग? और अभी तक हम उन तक क्यों नहीं पहुंच पाए? हम क्यों मदद नहीं कर रहे हैं एनसीबी की? ये सारे सवालों के जवाब हमें ढूंढने चाहिए। रही बात क्वान की, सर मैं बताती हूं आपको, मैं क्वान के फाउंडर अनिर्बन के पास गई थी ये सोचकर कि वो दीपिका पादुकोण के मैनेजर हैं, और क्योंकि दीपिका पादुकोण के मैनेजर हैं तो एक जेन्युइन मैनेजर होंगे, एक रिस्पेक्टफुल इंसान होंगे, ये सोचकर मैं गई थी। और हुआ क्या?
उनकी बातों से मुझे ये साफ समझ में आया कि वो दुनिया का सबसे बड़ा पिंप है, क्योंकि जिस तरह की बातें उन्होंने मेरे सामने रखी वो केवल एक पिंप रख सकता है। उन्होंने कहा, मैं इतनी इज्जत क्यों दे रही हूं उस इंसान को, उसने कहा वैसे पिंप्स को इज्जत नहीं देनी चाहिए, उस इंसान ने, उस अश्लील घटिया इंसान ने कहा, कैन आई टच योर ब्रेस्ट्स, कैन आई टच योर ब्रेस्ट्स, आर योर ब्रेस्ट्स फॉर रियल, बाय द वे व्हाट इज योर कप साइज। अब आप ये बताइए मुझे, क्या कोई टैलेंट मैनेजर किसी टैलेंट से इस तरह के सवाल पूछता है? इस तरह के सवाल कौन पूछता है? एक पिंप पूछता है। यदि वो एक पिंप है तो वो अपनी एजेंसी को टैलेंट एजेंसी क्यों कह रहे हैं? यदि वो पिंप है तो दीपिका पादुकोण उनके साथ क्यों जुड़ी है? ठीक है, सीधे आकाशदीप के पास चलता हूं। आकाशदीप, कि वो इस दूध तरह का से बात दूध, करते पानी हैं का टैलेंट पानी से, है, और मुझे नाम भी बोलते सामने हैं, है, और चीजें भी मुझे- खुल और गई मुझे हैं, बोलते और हैं, अनिर्बान बिला अभी और तक मुझे जेल में बोलते नहीं हैं, है। अगर 2018 में उनके खिलाफ मीटू का इतना बड़ा एलिगेशन था तो कंपनी ने खुला क्यों छोड़ दिया उनको? और आप मुझे बताइए, हर आदमी ढके छुपे ढंग से बॉलीवुड की यही हकीकत सुनता था आकाशदीप जी, और ये अब निकलकर पहली बार सामने आ रहा है कि कितनी गंदगी है। देखिए, जहां तक ड्रग्स का मामला है, अगर कोई कहता है कि उसे ये नहीं पता था कि बॉलीवुड एक ऐसा क्षेत्र है जहां ड्रग्स नहीं होते, बाकी हिंदुस्तान में हर जगह होते हैं, तो ये उनकी गलतफहमी है। ड्रग्स थे। अब जैसे जो नाम बाहर आए हैं, अब जैसे दीपिका पादुकोण का नाम आया, मैं सेकंड जनरेशन बॉलीवुड में हूं, मेरे पिताजी भी 70 साल से इसी लाइन में थे, गुजर गए। हमने सोचा भी नहीं था, मेरे मन में कभी ये नहीं आया कि दीपिका जो इतनी हेल्थ फ्रीक है, जो, और मैं जानता हूं इन सब लोगों को अच्छी तरह से कि ये बिहाइंड द कर्टन्स या बिहाइंड द डोर ये करते होंगे। तो मैं किसी भी ड्रग एडिक्ट का समर्थन नहीं करता, क्योंकि मैं ना तो खुद इस माहौल में बड़ा होना चाहता हूं, ना मैं चाहता हूं कि आगे चल के मेरे बच्चे इस माहौल में बड़े हों। लेकिन मैं इस बात को बिलीव नहीं कर रहा हूं कि एनसीबी ने स्वच्छ बॉलीवुड का एक मुहिम स्टार्ट किया। ये बात कहां से निकल के आ गई? अगर आपको सुशांत के कातिलों को ढूंढने के लिए ये जरिया पकड़ना था तो ठीक है, वेरी गुड। लेकिन फिर एक सवाल ये उठता है दीपक जी कि ये लोग तो महज कंज्यूमर्स हैं, करेक्ट? 4 करोड़ हिंदुस्तानी कंज्यूमर्स हैं। आपके पास ऑलरेडी 15-17 ऐसे डीलर हैं जो इनको सप्लाई करते थे। क्वान के रिप्रेजेंटेटिव्स जिनसे खरीदते थे उनके नाम आ गए, रिया शोविक ने नाम बताए, वो लोग भी पकड़े गए। अब वो लोग किससे लेते हैं? जैसे जैसे वो बड़ी मछली हमको मिलेगी तब पता चलेगा ये जो नार्को टेरर का पैसा हिंदुस्तान में ड्रग्स की कमाई का बड़ी आता है। सफाई से बताया आकाशदीप जी, अनिर्बान बिला के बारे में आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला, दलाल शब्द का इस्तेमाल किया है शर्लिन चोपड़ा ने उनके लिए। सर, अनिर्बान का समर्थन तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। आप चाहे तो आप बीप कर देना, 4 गालियां दे दूं उसको तो कंपनी से भी धक्के देके निकाल दिया। आज वो कहां है पता नहीं। सर, ये क्या नया शब्द है? क्या पिंप लोग, क्या ड्रग सप्लायर टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी के नाम पे खुलेआम ये गोरखधंधा कर रहे हैं, ड्रग सप्लाई कर रहे हैं? एक नई टर्म दे दी, टैलेंट मैनेजमेंट, और आप उनको डिफेंड कर रहे हैं बैठ के। कौन डिफेंड कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं क्वान को तो शर्म आनी चाहिए। उनको 50 सवालों के जवाब देने पड़ेंगे और उनके बंदे हिरासत में हैं, इंटरोगेशन चल रही है। हम उनको कैसे डिफेंड करेंगे? नहीं, आप कह रहे हैं ना कि ये तो बस कंज्यूमर है भाई, उसको पकड़ा जाए जो ड्रग लेता है। अरे भाई, क्या दीपिका पादुकोण जो इतनी बड़ी आइकॉन है, उनको इतनी बड़ी अकल नहीं कि ड्रग लेना गलत है? सर, क्वान कंज्यूमर नहीं है, एक्टर कंज्यूमर है। और मैंने ऑलरेडी आपको बोला, जो ड्रग्स लेता है उसको सजा मिलनी चाहिए। पर ये मुहिम को अगर आपको आगाज से लेके अंजाम तक जाना है तो सप्लायर पकड़ने पड़ेंगे, क्योंकि कंज्यूमर तो 4 करोड़ है हिंदुस्तान में। और मुझे एक और बात बताइए, इसी तरह के ड्रग्स और बेटिंग का स्कैंडल निकला था आईपीएल में, तब तो एक सील्ड एनवेलप गया सुप्रीम कोर्ट। एक नाम भी चर्चा लेदर क्रिकेटर्स की हुई है, शायद आपको पता नहीं। मैं आपको अपनी पुरानी क्लिप्स भेज दूंगा। क्या हुआ था बैटिंग स्कैंडल में 1997 में जब के पॉल ने पकड़ा था? मैं खुद उसका एंकर था, अपनी क्लिप्स भेज दूंगा। घर से बाहर निकलने से डरते थे अजहरुद्दीन और मनोज प्रभाकर जैसे लोग। क्या बात कर रहे हैं आकाशदीप जी? बताइए, सुप्रीम कोर्ट के उस लिस्ट का एक नाम तो बताइए। क्रिकेट उतना ही लोकप्रिय है जितना बॉलीवुड है।
नहीं आया नाम, बाकी चर्चाएं तो मैं आपको बहुत खुद भी बता दूंगा, उससे मैं नहीं डिसएग्री करता। एक 4 नाम करोड़ नहीं आया कंज्यूमर बाहर। से आप दीपिका पादुकोण या ध्रुव मंडेटा वर्मा की गलती नहीं छुपा सकते। शर्लिन कुछ कहना चाहती है? बिल्कुल नहीं कर सकते, नहीं कर एक सकते। सवाल है। नहीं छुपा रहा। यू नहीं आर छुपा रहा। डिफेंडिंग एन अनडिफेंसेबल। केवल शर्लिन एक चोपड़ा सवाल जी, है आकाश जी, आपसे केवल एक सवाल है, आपसे बोलिए। केवल एक सवाल है। एनसीबी जो खुलासे कर रही है उससे आपत्ति क्यों हो रही है लोगों को? नशेड़ी गैंग किसी के को मेंबर्स आपत्ति को नहीं है। आपत्ति क्यों हो रही है? तो ये वो क्यों जावेद नहीं अख्तर चाहते जी कि क्यों बॉलीवुड ट्वीट लिख रहे स्वच्छ बने? हैं? अपनी बेटी को बचाने के लिए शर्लिन, जावेद अख्तर जैसा हमको आदमी लिख रहा है NCB से कि कोई करण जो आपत्ति मजाक नहीं है, कर रहे हैं, हमको तंज तो कर रहे हैं नहीं है। किसानों के नाम ये- पर। दीपक और जी, आपने मैं जावेद जवाब अख्तर का दे दूं। ट्वीट। दीपक जी मैं जवाब दे दूं, एनसीबी से कोई आपत्ति नहीं है शर्लिन, अच्छी चीज हो रही है और कोई भी एक्टर ने जाने से भी इनकार नहीं किया। चैट्स आ गई हैं और जिन लोगों से वो लेते थे, कौन के लोगों से, वो लोग भी अभी हिरासत में हैं, तो अब ये छुपा नहीं सकते। बट आई एम सेइंग ये क्यों हो रहा है? आपका ये क्या इसका ये मतलब है कि 4 बाद में 4 और 8 15 20 50 नाम आ जाए, खत्म? नहीं। अगर हमको ये प्रॉब्लम एंड करनी है, मैं लार्जर पिक्चर की बात कर रहा था, कोई भी इसको ये ना समझे कि मैं इन लोगों को डिफेंड कर रहा हूं। मैं सबसे, जैसे आपने अपने ऊपर जो आप बीती बताई, शर्म आनी चाहिए अनिर्बान को। और अगर आपने एसोसिएशन को बोला होता सबसे पहले, तो मैं देखता कि उस आदमी को बॉलीवुड में एंट्री ना मिले। बहुत हो गया, बॉलीवुड को अपने आप भी एक सफाई का मुहिम चलाना पड़ेगा, क्योंकि ये अभी हम कोई एक्टर नहीं लेते, ये तो बोल ही नहीं सकते। भूल गई ये बात। सर, सभी जमानों से अनिर्बान सबको जैसे पता था। लोग भरे पड़े हैं बॉलीवुड में। बिल्कुल, आप लोग ऐसे बाहर आएंगे तब पता चलेगा। मीटू में भी अनिर्बान देखो जैसे लोग कितने भरे लोगों की पड़े हैं नौकरियां बॉलीवुड गई। में। ना फिर Me मुझे Too में आप मुझे देखो। ये बताइए, अनिर्बान ब्ला पर इतने सीरियस आरोप लगे, कंपनी ने उसको जेल में क्यों नहीं डलवाया? कंपनी ने उसको जेल हटा दिया, कंपनी निकाल कैसे दिया डाले? और अपने भाई के नाम उसने शेयर ट्रांसफर करा लिए। आज भी कौन अनिर्बान ब्ला चलाता है? आकाशदीप जी, आपको शायद नहीं पता होगा। और आप कह रहे थे ना, जो कौन है वो तो ड्रग लाकर एक्टर को सप्लाई करता है। ध्रुव मंडेटा वर्मा की खुद की ड्रग चैट है, उन्होंने कहा है कि माल है क्या? सर मैंने वही कहा, मधु मंटेना। अभी अनिर्बान फोन उसके नजदीक भी नहीं भटकता। ओनरशिप चेंज हो क्या, उसका तो खैर डिटेल आपके पास है, बट अनिर्बान नजदीक भी नहीं भटकता। लेकिन सर मैं क्या बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं ऐसे लोगों ने इतना शर्मनाक काम किया है, हम डिफेंड ही नहीं कर सकते। इन लोग ने इतने एक्टिव मेंबर हैं, तो शर्लिन चोपड़ा की शिकायत के बाद आकाशदीप को खुद को एसोसिएशन में लिखना चाहिए कि अनिर्बान के खिलाफ एक क्रिमिनल मैंने कंप्लेंट क्या चलाया बोला जाए। आपको कि मुझे अभी पता चला और मैं इस पे डेफिनेटली देखूंगा, वो कभी बॉलीवुड के नजदीक ना भटके। नहीं सर, कंप्लेंट करिए ना, आपको तो हाँ, क्रिमिनल करेंगे। कंप्लेंट करनी चाहिए। आप इतनी बड़ी बात सर, कर रहे हैं यहाँ पर, शर्लिन अपनी आप क्यों बीती नहीं सुना करेंगे? रही है, सोशल मीडिया पर वायरल है, आप रोज टेलीविजन डिबेट पर बैठ के बॉलीवुड का समर्थन कर रहे हैं। मैं कहता हूं, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं आकाशदीप जी कि करिए एक नामजद कंप्लेन, करिए एक नामजद एफआईआर, अगर बॉलीवुड अपने आप को ठीक दिखाना चाहती है तो। सर ये करेंगे। बाकी अगर मैं बॉलीवुड का समर्थन करता हूं, वो ये कहने में कि 10, 20, 25, 50 का भी मतलब ये नहीं होता कि लोग इस भेड़चाल में ये बोल दें, जैसे कि कहा गया है कि 99% लेता है, कोई 90 नहीं बोला, जिसने बोला है उसको नहीं, बोलिए। आपकी मैं बात तो नहीं एक कर- जेन्युइन आपकी- प्रॉब्लम को आपकी- आपके सामने रख रहा हूं। आप प्रॉब्लम तो है। 99% के फैक्ट को पिक करके इन लोगों को, जो नशेड़ी है, गंजेड़ी हैं, जिनके व्यवहार के बारे में सवाल उठे हैं, आप इनको उनके साथ जनरलाइज नहीं कर सकते। दिव्या दास यादव मेरी एक समर्थक, माफ कीजिएगा, मेरी एक दर्शक वाराणसी से जुड़ी हुई है। दिव्या जी, ये शो जो है, ये देश की जनता का शो है, ये आपका शो है, आपको क्या लगता है, क्या इस मामले पर आपको लगता है कि जानबूझकर बॉलीवुड को बदनाम किया जा रहा है? दिव्या जी। मुझे नहीं लगता है कि जानबूझकर के बदनाम किया जा रहा है। अगर ड्रग्स जैसा, जो ड्रग्स प्रकरण में अभी बहुत से बड़े बड़े सितारों का नाम आ रहा है, तो हम लोग उन्हें अपना आदर्श मानते हैं, और इस तरह के ड्रग्स जैसे प्रकरण में उनका नाम आना एक दिल तोड़ने जैसा बात हो चुका है। मतलब कि हम लोग जिन्हें सदियों से उन्हें अपना आइडियल मानते हैं, अपनी इंस्पिरेशन मानते हैं,
सिनेमा जो है वो एक दर्पण है और उस दर्पण में हम लोग उसे झांक करके उस अभिनेता या अभिनेत्री की तरह हम लोग जीते हैं, जैसा वो करते हैं उसे ही हम फॉलो करते हैं। अगर वो इस तरह से ड्रग्स जैसी गंदी गंदी चीज़ें अगर वो सेवन करेंगे तो आने वाली जो पीढ़ी है हम लोग उनसे क्या सीखेंगे? ठीक है, सीधे युवराज सिंह के पास। युवराज सिंह, आप खुद एक दिव्या जी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आने वाली पीढ़ी क्या सोचेगी? युवराज सिंह जी, शर्लिन ने कुछ खुलासे किए, कुछ आप भी कर दीजिए। क्या होता है ड्रग्स को लेकर, क्या होता है न्यू कमर्स के साथ? आपने खुद ने सुशांत के साथ स्ट्रगल किए, आप खुद सुशांत के दोस्त रहे। कैसे ड्रग दी जाती है, कैसे ये नेटवर्क चलता है, कैसे ये दलाल लोग, शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, कैसे ये दलाल लोग बॉलीवुड में काम करते हैं? युवराज। दीपक जी, मैं तो ऑलरेडी ये खुलासा कर चुका हूँ कि कैसे लोग ऑपरेट करते हैं, और शर्लिन एकदम ठीक कह रही हैं कि इस तरह की हरकतें बहुत टैलेंट मैनेजमेंट कंपनीज, एजेंट्स, सब एजेंट्स ये करते आए, आज से नहीं सालों से करते आए हैं। ये लड़कों के साथ भी करते हैं। मैं शर्लिन को बोलना चाहूंगा, शर्लिन जो आपके साथ हुआ है वो मेरे साथ भी हो चुका है, तो आप मत सोचिए आप अकेली हैं। लड़के भी टारगेट होते हैं। इस इंडस्ट्री में बहुत ऐसी औरतें और आदमी हैं जो लड़कों के साथ भी ये करती हैं, लड़कियों के साथ भी ये कर रहे हैं। और जो मैं एक मेन बात पे आने वाला हूँ, जैसे आकाशदीप भाई ने बोला कि इंडस्ट्री में ये प्रॉब्लम है, हमें क्लियर करनी पड़ेगी, पर डाइवर्जन हम अभी क्रिएट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एनसीबी की जो इंक्वायरी चल रही है उसमें क्लियरली रकुलप्रीत ने बोला है कि मेरे को रिया ड्रग सप्लाई कर रही है। वही रिया सुशांत को ड्रग सप्लाई कर रही थी और बाद में वो बोलती है कि सुशांत ड्रग एडिक्ट है। तो ये क्या नेक्सस बना हुआ है? ये एक्टर्स, ये मैनेजर्स और सीईओ लेवल के बंदे कोकेन और एमडीएमए क्यों सप्लाई कर रहे हैं? मेरे को ये बात समझ नहीं आ रही। ये सब अब उनके टैक्स में निकल गया है। ये क्लियर है कि यहाँ पे एक सप्लाई चेन बनी हुई है। ये क्लियर है कि ये एकदम कुछ एंटी मैं बोलूंगा इलीगल काम कर रहे हैं इस वक्त, तो उसकी कार्रवाई सामने आ रही है। और तिवारी जी कितना भी डिफेंड कर लें, वो तो मुंबई में रहे, उनको ये बचाना पड़ेगा इस चीज से हमें, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री सेफ नहीं है इस कार्टेल से। और युवराज गंभीर बात कर रहे हैं, लड़कियां ही नहीं लड़के भी शिकार होते हैं। युवराज खुद एक एक्टर प्रोड्यूसर है, सुशांत के दोस्त हैं, सुशांत के साथ उन्होंने स्ट्रगल किया है। शर्लिन, मैं आप ही की बात को पारुल खेड़ा के पास ले जाना चाहता हूं। पारुल खेड़ा जी, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, क्यों ना आप इसके लिए आगे आए। आप मुझे बताइए, कितने बॉलीवुड के प्रोडक्शन हाउसेस ऐसे हैं जिनके अंदर विशाखा गाइडलाइंस को मानने के लिए, विशाखा गाइडलाइंस को समझने के लिए एक कंप्लेन ग्रीवेंसेस एड्रेसल सिस्टम बना हुआ है? बताइए मुझे, शायद एक भी नहीं जो मेरा रिसर्च कहता है उसके आधार पर। दीपक जी, मेरे को बहुत दुख हुआ जब शर्लिन ने बताया किस तरीके उनसे बात की जाती है। और अक्सर बॉलीवुड में सुना जाता है कि उन कास्टिंग काउच है, इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, भद्दी भद्दी बातें की जाती है। अभी सुशांत सिंह के दोस्त ने भी बताया कि उनके साथ भी होता है, आदमियों के साथ भी अब तो ही होता है। बट मेरी जो दिक्कत है वो ये है कि हम जनरलाइज कर देते हैं बॉलीवुड में। क्या ये कॉर्पोरेट्स में नहीं होता है? मैडम, अगर एक मीडिया के हाउस में ऐसा हो जाए ना तो बड़ी बड़ी कहानियां बनती है। पारुल खेड़ा जी, आप ही लोग झंडे लेके, कैंडल लेके निकल के आते हैं, फिर किसी मीडिया हाउस के अंदर भी हो जाए। मैं आपको बताती हूँ, मैं भी मीडिया में काम कर चुकी हूँ, मुझे पता है। मैं कॉर्पोरेट में भी काम कर चुकी हूँ और मेरे साथ ये हो चुका है, मेरे साथ भी हुआ है। ये कॉर्पोरेट लाइफ में बता रही हूँ मैं आपको, ये मेरे साथ हुआ है और इसके खिलाफ मैंने कंप्लेंट भी कराई थी। ये सिर्फ, और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, मेरा सिर्फ सीमित बॉलीवुड तक नहीं है, ये हर जगह है और हमें इसे खारिज करना पड़ेगा हर जगह से, ना ही सिर्फ बॉलीवुड से। मुझे बहुत दुख होता है जब शर्लिन जैसी कोई लड़की आकर बताती है कि मेरे साथ ये हुआ, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि क्या बीती होगी उनपे और कितना एम्बैरेसिंग, फिर भी पारुल खेड़ा आप कहेंगी कि बॉलीवुड को बदनाम ना किया जाए, यही कहेंगी? मैं ये कह ही नहीं रही कि बॉलीवुड तो बदनाम हो चुका है जितना होना था। अब इतने दिन से जो मीडिया ट्रायल चल रहे हैं, जो भी हो रहा है, वो तो बदनाम हो ही चुका है। अब तो मतलब मैं तो सोचती हूँ कि बॉलीवुड पे जाने से लोग बच्चे डरेंगे अब आगे आने वाले। बट मेरे को जब जनरलाइज कर दिया जाता है सिर्फ बॉलीवुड को, मुझे उससे दिक्कत है कि लार्जर मुद्दा जो है वो सिर्फ बॉलीवुड की लड़कियों के साथ नहीं हो रहा ना, या बॉलीवुड के बच्चों के साथ नहीं हो रहा, ये हर जगह हो रहा है। क्यों नहीं इसे राष्ट्र मुद्दा बना के इस पे कार्रवाई हो? गजब बात है पारुल खेड़ा जी, जो गलत सामने दिख रहा है उसको आप राष्ट्रीय मुद्दा बना लीजिए। निकलिए कैंडल लेके ना, बोलिए ड्रग्स बंद हो बाहर होके। कहां गया वो सेक्युलर गैंग जो कैंडल लेके निकलता था? कहां गए जावेद अख्तर जैसे गीतकार जो पट्टी बना के चलते थे कि महिलाओं पर अत्याचार बंद हो?
कहाँ गए शबाना आजमी, कहाँ गई? आज क्यों अपनी बेटी का बचाव करना पड़ रहा है? हर्षिता कश्यप जी बताइए, क्या जनरलाइज किया जा रहा है यहाँ पर, या गलत को गलत क्या कहा जा रहा है? जी नहीं। सबसे पहली बात, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है दीपक जी, आप जितना बैलेंस तरीके से इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे सुनकर। एक ही चीज में बहुत ही एक ही पॉइंट में बोलना चाहूंगी। Am I audible? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए हर्षिता जी, बिल्कुल ठीक आ रही है आपकी आवाज जी। तो ये जो ड्रग्स वाला जो मुद्दा है वो ऑल ऑफ सडन नहीं आया है इस वक्त। ड्रग्स हमेशा से था बॉलीवुड में, हर किसी को पता था, सबको पता था, नॉर्मल लोगों को भी पता था, बॉलीवुड इनसाइडर्स को भी पता था, सभी को पता था। लेकिन ऑल ऑफ सडन ये नहीं आया है, ये तो एक इन्वेस्टिगेशन के दौरान निकल कर आया है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम बॉलीवुड को टारगेट कर रहे हैं या किसी पर्टिकुलर नेम को टारगेट कर रहे हैं जस्ट फॉर टीआरपी, जस्ट किसी चीज से लोगों को भटकाने के लिए। मुझे ऐसा नहीं लगता। हाँ, ड्रग्स हर जगह है और हर जगह से इसकी सफाई होनी चाहिए, लेकिन ये तो अभी इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है ना, ये तो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो हम इस इन्वेस्टिगेशन के ऊपर बात कर रहे हैं। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि अगर सफाई अभियान है, चल रहा है, और अगर यहाँ से शुरुआत हो रही है तो क्या बुरा है, सब मिलके करे ना, क्योंकि हमें एक नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट चाहिए, चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो कॉर्पोरेट हो, और इसके लिए थोड़ी सी पेन तो लेनी ही होगी। बिल्कुल सही, और वाकई दर्द होता है, दर्द होता है। वैसे बॉलीवुड में डायलॉग है, मर्द को दर्द नहीं होता, मैं ऐसा नहीं मानता, दर्द हर जगह होता है, और ऐसी चीज होती है तो ज्यादा दर्द होता है। इसीलिए कई लोग उछल रहे हैं और कुछ लोग सिंपैथी लेने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे, बताता हूं। एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है एनसीबी सूत्रों के हवाले से। बड़ी खबर है कि एनसीबी को नहीं मिली रणवीर सिंह की कोई अर्जी। एनसीबी के समन पर कल हाजिर होंगी दीपिका। समन के जवाब में जांच में शामिल होने की बात कही है। दीपिका के पति रणवीर सिंह की तरफ से कोई अर्जी नहीं दी गई है। सीधे चलता हूं रुमान के पास। रुमान, मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ये तमाम लोग लाखों करोड़ों अपने पीआर में देते हैं। रुमान, क्यों कहा गया था, क्यों ये खबर फ्लोट की गई थी कि दीपिका घबरा जाती है, इसलिए रणवीर सिंह को बैठने की जरूरत है उनके साथ इन्वेस्टिगेशन में, और क्यों उन्होंने एनसीबी को नहीं लिखा? क्या करना चाहती थी दीपिका ऐसा करके? देखिए, बिल्कुल ये एक पीआर इवेंट था, क्योंकि एनसीबी ने क्लियर कर दिया है कि उनको दीपिका पादुकोण की तरफ से जो लास्ट ईमेल मिला था वो ये मिला था कि वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेंगी कल। इसके अलावा कोई दूसरा ईमेल उनकी तरफ से नहीं मिला है, ना ही किसी तरह की चिट्ठी मिली है, ना ही एनसीबी से किसी तरह से संपर्क किया है। ये सिर्फ सीधे तौर पर दीपिका पादुकोण को एक तरह से हमदर्दी दिलाने के लिए कि वो बहुत भोली है, मासूम है, वो सवालों से डर जाती है, वो घबराई भी है, वो डिप्रेशन की शिकार थी। और दूसरी बात ये कि रणवीर कपूर और दीपिका पादुकोण जिस तरह से एक अपनी इमेज बनाए हुए हैं, रणवीर कपूर हर जगह इंटरव्यू में कहीं भी जाते हैं तो बहुत ही केयरिंग हस्बैंड, और दीपिका पादुकोण को पैम्पर करके रखने वाले हस्बैंड के तौर पर खुद को पेश करते हैं, और दीपिका पादुकोण को बहुत मासूम की तरह पेश किया जाता है। एक बार फिर से उनके पीआर इवेंट की तरफ से, उनके पीआर जो कंपनी उन्होंने हायर कर रखी होगी उसकी तरफ से ये एक स्टंट था ताकि दीपिका पादुकोण को किसी तरह से हमदर्दी मिल सके, क्योंकि इस समय दीपिका पादुकोण एक बड़ी अभिनेत्री हैं, हजारों लोग, लाखों लोग उनको फॉलो करते हैं, उनके रोल मॉडल हैं, और ऐसी स्थिति में जब उनके चेहरे से नकाब हटा तो कहीं ना कहीं इनकी पॉपुलैरिटी गिर गई है। ऐसे में एक स्टंट, पीआर स्टंट दीपिका पादुकोण एंड टीम की तरफ से किया गया था। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रुमान। तो यहाँ पर भी सिंपैथी लेने की कोशिश, यहाँ पर भी मामले को डाइवर्ट करने की कोशिश। सीधे चलता हूँ अक्षरा जी के पास। अक्षरा, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि आप भी बहुत नीचे से ऊपर आई हैं और आपको देखकर लगता है बहुत ही डिग्निफाइड एक पर्सनालिटी। मैं आपको से समझना चाहता हूं, क्या ड्रग्स से कभी आपका सामना हुआ है? क्या आपको इस तरह के ऑफर मिले हैं? क्या आपने इस तरह की सिचुएशन कभी जब आप टीवी में काम करती थी या फिल्म में काम करती थी फेस की है, या भोजपुरी में? जी, टीवी में जब मैं काम कर रही थी तो ऐसी चीज़ें सामने आई थी, और वहाँ पे भी एक अलग सा कोजी माहौल बना के सब साइड में बैठे रहते थे, और ऑन सेट की बात कर रही हूँ। और कभी मुझे उस ग्रुप में शामिल करने की कोशिश नहीं की गई। जब शुरुआत में करने की कोशिश की भी गई तो मुझे आपत्ति थी इस चीज़ से कि भाई ये सब क्या है, ये क्या आप लोग करते हो। तो उधर से जवाब सुनने को मिलता था कि भाई ये कॉन्फिडेंस के लिए है, ये हम एक्टर्स हैं ना, तो ये चूंकि थोड़ी छोटी उम्र भी थी उस समय,
तो इस तरीके से मुझे भरमाने की कोशिश की जाती थी। लेकिन मुझे लगता था कि एक्टिंग अगर आपको आती है तो आपको इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है, अगर आप में कॉन्फिडेंस है तो ये सेकेंडरी है। तो मैं अपने आप को हमेशा से काट के रखा मैंने इन चीज़ों से अपने आप को, और तभी मेरा सामना हुआ कि हाँ भाई, ड्रग्स करके भी कोई चीज़ है जो एग्जिस्ट करती है हमारे इंडस्ट्री में या हमारे मुंबई में या एनीवेयर। बड़ा सुन के शॉकिंग लग रहा है अक्षरा कि लोग सेट्स पे भी ऐसा करते हैं। मुझे भी इस बात की जानकारी थी, मैंने भी कई लोगों को ये करते हुए देखा है, लेकिन अपने काम की जगह पे जिसकी आप पूजा करते हैं वहां पर आप ड्रग्स कर रहे हैं कॉन्फिडेंस पाने के लिए। ये तो बड़ा शॉकिंग है अक्षरा। मेरे ख्याल से हर इंसान जो काम करता है वो अपने काम की जगह को मंदिर समझता है। वो एक पता नहीं क्या कूल नाम देते हैं इन चीजों को। डेफिनेटली मैंने भी अपने माता पिता से यही सीखा है कि काम जहां करते हैं आपको बहुत खुशनसीब हैं आप कि आपको काम करने का मौका देता है ईश्वर, और वहां पे इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही। इसी वक्त लेकिन इस बहस को आगे बढ़ाने के लिए मेरे साथ एक और चेहरा है। कूल का नाम देते हैं। नहीं, ये कूल नहीं है, नामाकूल है। अगर आप हैं तो आपके लिए ये कूल नहीं है, नामाकूल लोग हैं तमाम, नामाकूल है बिल्कुल। और मैं मेरे साथ दो नए मेहमान जुड़ गए। किशोर तिवारी जी बने हुए हैं। ब्रेकिंग न्यूज मैंने बता दी किस तरह से दीपिका सिंपैथी लेने की कोशिश कर रही है, ये भी बता दी। टिया वाजपेयी मेरे साथ एक सिंगर जुड़ गई है। टिया के पास मैं सीधे चलता हूं। टिया, आपने एक बड़ा काम किया है, आज आपने खुद का ड्रग टेस्ट कराया और ये कहा कि मैं क्लीन हूं। क्या आप चाहती है कि ये मुहिम चले, और क्यों ना मीटू की तरह एक मुहिम चलाई जाए पूरे बॉलीवुड के अंदर कि हर आदमी अपना डोप टेस्ट कराए और कहे मैं क्लीन हूं? जी बिल्कुल। आई थिंक मैं पहली ऐसी आर्टिस्ट हूँ जिसने सामने से आके ड्रग टेस्ट करवाया है, बिकॉज मुझे लगता है इसकी जरूरत थी। हम कई बार जो है ये भूल जाते हैं कि गवर्नमेंट के ऊपर सब कुछ आप नहीं छोड़ सकते हैं कि आपने उठ के बोल दिया एनसीबी तो कर रहा है, एनसीबी को करने दो, हम आराम से बैठते हैं। नहीं, हम आराम से नहीं बैठ सकते, हम सब एक इंडस्ट्री का हिस्सा है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप जब इंडस्ट्री के जो है द फेम फेज एंजॉय करते हैं, आप जब उसके जितने भी बेनिफिट्स हैं, फ्रूट्स है, उसे एंजॉय करते हैं, तो जब ऐसा समय आता है आपको खड़ा होना पड़ेगा, आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। और मेरा जो है पर्सनल रीजन ये था टेस्ट कराने का, बिकॉज मेरे मॉम डैड को बहुत ज्यादा इधर उधर से बातें सुननी पड़ी, और मेरे मॉम डैड बहुत परेशान है इस चीज को लेकर, बिकॉज आई हेल फ्रॉम लखनऊ, मैं लखनऊ से हूँ। हमारी एक बहुत क्लोज्ड कम्युनिटी है, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, नेबर्स, और वो सारे लोग आके रोज मेरे मॉम डैड से पूछते हैं कि आपकी बेटी तो बॉम्बे में है, आपकी बेटी भी तो फिल्म इंडस्ट्री में है, वो भी ये सब करती है क्या? और मुझे ऐसा लगता है कि एक टाइम के बाद मेरे मॉम डैड की मेंटल पीस मेरे लिए किसी भी चीज से ज्यादा जरूरी हो गई थी। तो मैंने इसलिए जो है, मुझे ऐसा लगा कि मैं इंस्टाग्राम पे जाके या किसी भी सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म पे जाके लिख दूं कि मैं ड्रग्स नहीं करती, बट प्रूफ कहाँ है? तो इसलिए मैंने जाके सीधा एक टेस्ट करवाया कि भाई ये मेरा टेस्ट है, मेरे पास प्रूफ है, मैं सिर्फ खोखली बातों पे विश्वास नहीं करती, मेरे पास ये टेस्ट है, मेरे पास प्रूफ है, ये मेरा प्रूफ है, ये आई एम नॉट डूइंग ड्रग्स। प्लीज मुझे ये सारी चीजों पे जज ना किया जाए, मुझे शांति से मेरा काम करने दिया जाए। मेरे लिए मेरा मेंटल पीस, मेरे पेरेंट्स का मेंटल पीस और उनकी खुशी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया टिया, आपने ये बड़ी बात कही। इसी बीच मेरे एक दर्शक तरुण चौहान नोएडा से जुड़ गए हैं। तरुण, क्या कहेंगे, क्या एक्टर्स को सामने आके ड्रग टेस्ट कराना चाहिए? क्यों ना पॉलिटिशियन भी कराएं, एक्टर क्यों, पॉलिटिशियन भी कराएं? क्या दीपकी, बिल्कुल सर, आपने आज बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है और ये बहुत जरूरी है। आप ये देखिए ना, सरकार की मंशा देखिए, आप जो भी कोई ड्रग्स की बात कर रहा है, आप सरकार उसके पीछे पड़ रही है, चाहे वो उसका घर तोड़वाने में हो, चाहे उसका काम छिनवाने में हो। आप देखिए लोकतंत्र का बहुत बुरी तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं। ये सत्ता के लोभी हो गए हैं, कुछ तो ड्रग्स के लोभी हो गए हैं और ये लोग तो सत्ता के ही लोभी हो गए हैं। ये आज इनकी किसी की आवाज नहीं निकल रही, कम से कम ये बोलें कि इस तरह का कोई भी इस पे आवाज उठाएं। बिल्कुल सब शांत हैं, चाहे संजय राउत जी हों, चाहे कुछ भी हो। आप ये सोचिए सर, बच्चे हैं हमारे, इन एक्टर्स की मूवी देखते हैं, ये हमारे रोल मॉडल्स हैं, हमारे बच्चों के रोल मॉडल हैं। बिल्कुल सही, संजय राउत जी कह रहे हैं कि हर सोचिए ना उनकी मेंटेलिटी क्या है, वो क्या बोल रहे हैं, हर चीज का नशा होता है। आपके बच्चे ले
सर जब ये बच्चे उनके नशा करेंगे ना तब उनको पता चलेगा। आज ये फालतू की बात कर रहे हैं। आप ये बताइए, इतने बड़े स्तर के नेता को ये बात कहना अच्छा लगता है क्या? ठीक है, इसी बात को किशोर तिवारी जी के पास ले जाता हूं। किशोर तिवारी जी मेरे दर्शक हैं तरुण चौहान जी, नोएडा से बोल रहे हैं। तरुण जी को फ्रेम में रखिएगा। किशोर जी जवाब दे दीजिए तरुण जी की बात का, क्या शोभा देता है संजय राउत को? और मुझे समझ नहीं आता कि ये संजय भाई को क्या हो गया है, उल्टी बात क्यों कर रहे हैं, उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हैं? सबको पता है राम की गंगा मैली हो गई। बॉलीवुड ने कहा था राम तेरी गंगा मैली हो गई। बॉलीवुड की गंगा मैली हो गई है तो सर नमामि गंगे का मंत्रालय बना दे शिवसेना सरकार। चौहान जी की बात दुरुस्त है और मैं वाजपेयी जी ने जो किया वो भी बात को समर्थन करता हूं कि राजनेताओं ने ड्रग पेडलर्स और ड्रग कंज्यूम करने वालों के बारे में सहानुभूति नहीं बताना चाहिए और सफाई तो होनी चाहिए। अब एक बात तुम्हारे सर मुझे क्यों समझा रहे हैं? संजय राउत को फोन कर दीजिए ना एक बार कि ऐसा मत बोला करिए। पब्लिक उल्टा सोचती है आपके बारे में। कभी बताया आपने? वो शो पे तो आते नहीं है, इंटरव्यू देते नहीं है। वो क्या कहा था उन्होंने कंगना रनौत को? हरामखोर कह के निकल जाते हैं वो। अब देखो, उनके बोलने को बहुत तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करते हो। बात ऐसी नहीं है सर। कैमरे में सब कुछ दिखता है सर। मैं आप पे गुस्सा कर रहा हूं, आप मुस्कुरा रहे हैं, आपके चेहरे पे क्या चल रहा है, आप किसके नोटी बोलने पे खुश हो रहे हैं, सब दिखता है कैमरे पे। अब आप मुझे भी नोटी बोलने लगे? नहीं सर, मैं तो ये कह रहा हूं आप किसके नोटी बोलने पे खुश होते हैं? अरे ऐसा नहीं है। अब बच्चों को खुशी होती है तो वो बूढ़े को बोलते हैं चलो बच्चे बोलते हैं तो बोलने दो। अब तुम बोलते हैं तो मुझे अच्छा ही लगता है कि चलो आपको भी खुशी होती है। लेकिन मैं एक बात बोलता हूँ कि विशाखा कमेटी जहां जहां नहीं बनी है वहां वहां हम बनाएंगे। दूसरा एनसीपी लॉजिकल, आपने तो ये भी कहा था कि दाऊद का घर तोड़वाएंगे। आप बोल के चले जाते हैं, आपकी पार्टी तो आपकी बात सुनती ही नहीं है। आपने बोला था दाऊद का घर तोड़वाएंगे, आपने कहा था मुख्यमंत्री को पत्र लिखेंगे, कुछ हुआ क्या आज तक? आप बोल रहे हैं आप विशाखा कमेटी बनवाएंगे। देखो आपने ना एक लिस्ट दे देना मुझे कि आपको किसका किसका घर तोड़वाना है। सर मेरे को तो देखो टीवी पे बोलने के पैसे मिलते हैं, मैं नौकरी करता हूं, उससे मेरा घर चलता है, मेरी दोनों बेटियां पलती है। शिवसेना सरकार कंसल्टेंसी की फीस दे दे, मैं लिस्ट बना के दे दूंगा। आपका देखो अभी हमने ये डिसाइड किया है कि मीडिया ट्रायल करने वाले जितने लोग हैं उनकी एक कमेटी बना के उनसे गाइडलाइंस लेके सरकार चलाए। तो आपको उसमें रखूंगा, अर्नव जी अध्यक्ष रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो लेकिन ना ये बात को सीरियसली लॉजिकल कंक्लूजन पे ना तो एनसीपी ले जाना चाहती है ना तो सीबीआई ले जाना चाहती है। सारा इनका जंजाल था कि राज्य की शिवसेना सरकार टूट के गिर जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब ये एक एक को चुन चुन कर सिलेक्टिवली टारगेट कर रहे हैं जिन्होंने जेएनयू प्रोटेस्ट या मोदी जी को ललकारा है। तो अपने अपने ढंग से चल रहा है इनका, लेकिन ये सब लोग जो पीड़ित है उनको न्याय मिलना चाहिए और ऐसी गंदी बातें अगर फिल्म इंडस्ट्री में है तो उसको सुधारना चाहिए। लेकिन मैं हर्षिता से यही सवाल पूछता हूं, फिर मैं अक्षरा जी के पास जाऊंगा बहुत सीरियस नोट के लिए। हर्षिता मुझे बताइए, आप एग्री करती है किशोर तिवारी जी से? मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है किशोर तिवारी जी, शिवसेना सेक्युलर हो गई, बहुत मजा आ रहा है मुझे। धर्मनिरपेक्षता आप हो गए, धर्मनिरपेक्ष हो गए आप। हर्षिता कश्यप जी सर, मैं ये कहती हूँ कि आई थिंक तिवारी सर को बहुत जो कह रहे हैं अगर वो कर देंगे तो सबके लिए बहुत बड़ा सपोर्ट होगा। हम सबके लिए हम खुल के काम कर पाएंगे, हम खुल के बोल पाएंगे। हमें लगेगा कि करने में बहुत अंतर होता है। हर्षिता समझ लीजिए। सर कब तक करेंगे ये भी बता दे। लेकिन हमें तो यकीन रखना ही होगा। मैं वही कह रही हूँ कि अगर हमारे ऊपर कोई सपोर्ट होगा तो एटलीस्ट हम बोलने से पहले झिझकेंगे नहीं। जैसे मैं अभी 2-4 न्यूज चैनल्स में मैं जा रही हूँ तो मुझे सारे मेरे फ्रेंड्स सजेस्ट कर रहे हैं तुम मत करो, इन चीजों में मत पड़ो, तुम्हारा तो भी पूरा करियर है, तुम्हें इनके साथ काम करना है। लेकिन मैं सोच रही हूँ मैं गलत कहाँ बोल रही हूँ। मैं तो बहुत ही नॉर्मल सी वो बातें, मैं तो सिर्फ स्टेटमेंट दे रही हूँ जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं किसी बड़े नाम पे पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ। लेकिन फिर एक डर तो लगता है कि क्या मुझे भी बॉयकॉट कर दिया जाएगा, क्या मुझे भी प्रोजेक्ट से निकाल दिया जाएगा। तो अगर तिवारी सर हमें ये गारंटी दे कि हमें वो है हमारे साथ तो ये बहुत बड़ी चीज होगी हम सबके लिए। तो किशोर तिवारी जी तो बोल देंगे, बोलने में किसी का थोड़ी जाता है, जुबानी जमा खर्चा में पैसे नहीं लगते। हर्षिता
देखो बोले तो बोले क्यों और नहीं बोले तो नहीं बोले। अच्छा मुझे एक बात बताइए सर, मैंने मान लिया दीपिका पादुकोण जेएनयू गई थी तो मोदी सरकार उनको निपटा रही है, मैंने मान लिया। तो आपने कंगना का घर भी इसी आधार पे तोड़ा। आपने उस दिन बोला था कि अभी तो कई और लोगों के घर तोड़ने हैं। वैसे मैं बता दूं मुंबई में मेरा कुछ नहीं है, तो आप तोड़ नहीं पाएंगे। नहीं, देखो बदले लेने का ट्रेनिंग पूरे सरकारों को मोदी ने सिखाया है और आप भी तो उन्हीं के साथ थे 30 साल तक, आपने भी ट्रेनिंग ली होगी, तभी तो आपने कंगना का घर तोड़ा। अरे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से किया है। अब सुप्रीम हाई कोर्ट ने आपको कहा गलत किया है, आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, हाई कोर्ट तक ने कहा आपने गलत किया है। वो बता दीजिए मुझे सुप्रीम कोर्ट का आदेश कहाँ कहा था कंगना का घर तोड़ दो, इसलिए क्योंकि उसने ट्वीट लिखा है उद्धव सरकार के खिलाफ। अगर मतलब बदला लेने की ट्रेनिंग आपने बीजेपी से पूरी ली है, ये कह रहे हैं आप? देखो मैं आरएसएस का आदमी हूँ, बीजेपी ने आमंत्रित किया था सलाह लेने को। अच्छा। तो सलाहकार लोगों को लोग लेते हैं लेकिन सलाह मानते नहीं। लेकिन मैं अपने आप में एक आंदोलनकारी है और मैंने अभी सुना है। बहुत अच्छी बात है, ड्रग्स के खिलाफ कल किशोर तिवारी सड़कों पे उतरेंगे यवतमाल छोड़ के। आज तो किसानों आंदोलनकारी तो आंदोलन होना चाहिए ना ड्रग्स के खिलाफ। अरे मैं शराब बंदी के लिए यहाँ झगड़ ही रहा हूँ, शराब बंदी के लिए जेल में 2 साल रह के भी आया हूँ सर। लेकिन ड्रग्स बंदी का विरोध कर रही है आपकी पार्टी, गजब है सर, गजब का कॉन्ट्रडिक्शन है। आप शराब बंदी के लिए जेल में होके आए और मुंबई में खुलेआम ड्रग्स मिल रहा है, 5,000, 10,000, 20,000, 25,000। मैं तो कई स्टिंग ऑपरेशन देखे सर। एक बार ड्रग के लिए भी जेल हुई है ना, ड्रग बंदी के लिए। अरे दिल्ली में भी बहुत है, नाइजीरिया से सब लोग आते हैं और हिमाचल प्रदेश में बहुत है जहाँ से कंगना जी आती है, जहाँ रहती है। तो ड्रग ये दुनिया को लगी हुई बीमारी है। अगर बॉलीवुड को लगी है तो उसकी भी सफाई होनी चाहिए, अगर पूरे दुनिया को लगी है उसकी भी सफाई होनी चाहिए। ड्रग मुक्त भारत के लिए मोदी जी जो मुंह नहीं खोलते, आप हमारे मुख्यमंत्री को मैं ये बराबर बताऊंगा कि बहुत बताते, मुख्यमंत्री सुनते नहीं ना सर। आपने बोला दाऊद का घर तोड़ देंगे, उन्होंने नहीं तोड़ा। संजय राउत अब गलत बात नहीं कहेंगे, आज उन्होंने फिर कह दिया हर किसी को किसी चीज का नशा होता है। प्रॉब्लम है ना, आप बोल के तो चले जाते, सुनते नहीं है। क्योंकि अगर शब्दों के से अनाज बनता होता तो इस देश में कोई भूखा नहीं सोता, क्योंकि हमारे नेता भाषण देने में एक्सपर्ट है। सही बोला ना मैंने? नहीं ऐसा नहीं है, देखिए मेरी बात सुनो। सब लोग हमारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी नहीं होते, सब लोग मोदी जी नहीं होते। हमारे मुख्यमंत्री बहुत गंभीर है और मोदी जी नहीं होते इसीलिए तो वो मोदी जी हैं। आप उल्टा नहीं समझ रहे हैं। हर आदमी मोदी जी बनने में कैपेबल होता तो हर आदमी प्रधानमंत्री नहीं होता। नहीं 18 लाख रुपए भी नहीं देता और हमारी आमदनी भी दोगुनी नहीं करता और -23% जीडीपी भी नहीं लाता। अब कहाँ गए सर? आपने स्टीयरिंग बदल दिया गाड़ी का। सीधे डीएस हरित के पास चलता हूँ। गाजियाबाद से मेरे दर्शक जुड़े हैं, सीरियस नोट पर डिस्कशन ले जाऊंगा। एक और बहुत ही खूबसूरत अदाकारा की स्टेटमेंट को सुनाऊंगा। हरित जी क्या कहेंगे पूरे विषय पर? क्या आपको नहीं लगता कि कहीं कुछ वाकई गड़बड़ है जिसको ठीक करने की कोशिश हो रही है और बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस हो रहा है? नहीं दीपक जी, मैं आपसे सहमत हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि सब लोग को थोड़ा सा धैर्य देना चाहिए, थोड़ा सा मीडिया को भी सब्र इसमें करना चाहिए। आप थोड़ा मीडिया भी हद से ज्यादा सेंसेशनाइजेशन कर रही है इस केस को और सबको अपना काम करना चाहिए। कंगना जी भी थोड़ा सा ज्यादा बोल रही हैं, उनको भी इतना नहीं बोलना चाहिए क्योंकि वो खुद इस इंडस्ट्री का एक पार्ट है। और हमें देखना चाहिए। और मेरा जहां तक ख्याल है, मुझे लगता है कि शिवसेना ने भी जल्दीबाजी की है, तो सभी लोग जल्दीबाजी करें। शिवसेना ने भी जल्दीबाजी की है कंगना के घर को तोड़ने में। ठीक है, हरित जी ने अपनी बात कही और मैं हरित जी की कई बातों का समर्थन करता हूं। एक्चुअली क्या होता है, आज लोग इंस्टेंट चीजों के आदि हो गए, इंस्टेंट कॉफी, इंस्टेंट टी। उनको लगता है इंस्टेंट इंसाफ भी मिल जाए, जो नहीं होता है दुनिया में कहीं भी। ब्रेक के बाद आऊंगा और एक और सीरियस नोट पर जाऊंगा अक्षरा जी के पास ब्रेक के बाद। तो हम बात कर रहे हैं देश की बहस में कि बॉलीवुड में सफाई अभियान जो चल रहा है, सुशांत सिंह राजपूत के केस की जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उन तमाम मुद्दों पर राजनीतिक खेमेबंदी क्यों हो रही है। एक प्रो बीजेपी धड़ा बन गया है और एक प्रो शिवसेना।
तमाम सेक्युलर गैंग अब शिवसेना के साथ है बीजेपी की खिलाफत करने के लिए। आप मेरे इस बयान की तस्दीक सोशल मीडिया पर बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन और क्या क्या होता है बॉलीवुड के अंदर, आपको एक बहुत बड़ी अभिनेत्री जो मेरी बड़ी प्रिय अभिनेत्री रही हैं उनके एक स्टेटमेंट से इसकी शुरुआत करूंगा। लेकिन पैनल को इंट्रोड्यूस कर दूं, कंचन अवस्थी जी हैं, एक्टर है मेरे साथ, पारुल खेरा जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, हर्षिता कश्यप हैं, वो एक मॉडल हैं, अक्षरा सिंह जी हैं जो एक अभिनेत्री हैं, और किशोर तिवारी जी हैं जो कि एक शिवसेना के नेता है। अक्षरा जी ध्यान से सुनिएगा क्योंकि पहला सवाल मैं इसी से जुड़ा करूंगा। ये बयान है सुचित्रा कृष्णमूर्ति का। आपको उनकी एक फिल्म याद होगी, कभी हाँ कभी ना, जो उन्होंने शाहरुख खान के साथ की थी। हाल ही में उन्होंने बयान दिया है। मैं एक बार क्वान से जुड़ी एक एम्प्लॉय से मिली थी जिसका नाम आजकल न्यूज चैनल में चल रहा है। मैं एक बुक के सिलसिले में मिलने गई थी, मगर वो लेडी एजेंट मुझसे पूछ रही थी, मैडम आप अब एक्टिंग क्यों नहीं कर रही। बहुत शानदार एक्टर थी सुचित्रा कृष्णमूर्ति। लेडी एजेंट ने मुझसे कहा कि फिल्मों में कमबैक करना इतना आसान नहीं होता। अगर फिल्मों में कमबैक करना है तो आपको करण जौहर की पार्टी अटेंड करनी चाहिए। मैं तो एकदम हैरान रह गई। ये कहना था सुचित्रा कृष्णमूर्ति का, ये बयान भी उन्होंने दिया है, सुनिए। I met with a Quant representative who was there now in the news. So as I was talking to the book agent, this lady who also handles the acting, she said, "Ma'am, why aren't you acting?" and stuff like that. I said, "My daughter's too small, and we'll see." She said, "No, ma'am, it's easy, and you just have to do a few things to come back into the limelight because you're too silent. One of the main things is you need to be seen at Karan Johar's parties." I was in such shock, तो बॉलीवुड की भी एक हकीकत है। अक्षरा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपको भी कभी ऐसा कहा क्या फलाने की पार्टी में जाओ तो ज्यादा फिल्में मिलेंगी? सुचित्रा कृष्णमूर्ति को तो कह दिया गया कि आप करण जौहर की पार्टी में जाओ, ज्यादा फिल्में मिलेंगी। अक्षरा सिंह ने अपने आप को कैसे एस्टेब्लिश किया? और मैं जानना चाहता हूं, क्या इस तरह के इनकाउंटर्स होते हैं आप जैसे लोगों के साथ जो इतना बड़ा नाम हो जाते हैं, या पहले होते हैं? जी, आप चाहे बड़ा नाम हो जाए चाहे छोटे रहें, यहाँ पे ग्रुपिज्म बहुत बुरी तरह एग्जिस्ट करता है, वो कोई भी इंडस्ट्री हो। और बॉलीवुड में इस बात का प्रमाण है जो हमारे सुशांत सिंह ने झेला। सुशांत सिंह को आखिर पूरे बॉलीवुड पार्टीज में या हर चीज से इतना दरकिनार करके क्यों रखते थे लोग? दैट मीन्स कि इन लोगों ने अपना अपना खेमा बनाया हुआ है, एक गुटबाजी करके लोगों को डोमिनेट करते हैं, जो कि नए लोग आते हैं। और सुशांत ने आज अपने नाम पर, अपने दम पर, अपने मेहनत के दम पर उन्होंने अपना नाम बनाया। यही बात इनको खल गई तो इन्होंने जान भी ले ली उनकी। और ये होता है, ये इस बात का प्रमाण है। ठीक है, आप पारुल कुछ कहना चाहती है? पारुल, बहुत जो हो रहा है बड़ा शर्मनाक है, और मैं भी महसूस करता हूं ऐसी जगहों पर जब आप हाई पोजीशंस पे जाते हैं तो किस तरह की राजनीति होती है। इसको सब समझते हैं, चाहे वो राजनीति हो चाहे बॉलीवुड हो, लेकिन बॉलीवुड में शायद ये गंदगी ज्यादा है। दीपक जी, आप और अक्षरा जी दोनों बहुत अच्छे से समझते होंगे कि ग्रुपिज्म तो हर जगह है, मीडिया में है, बॉलीवुड में है, ऑफिसेज में है, कहीं भी चले जाओ, छोटी छोटी जगह, घरों में भी ग्रुपिज्म तो हर जगह होता है, फेवरेटिज्म तो हर जगह होता है। आपका कोई फेवरेट होता है, आप उसे प्रमोट कर देते हैं। नहीं तो उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करते हैं क्या? उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करते हैं, डोमिनेंस होता है। मैं इसका बेटा हूं, मैं इसका बाप हूं, ये मेरी भतीजी है, ये मेरी चाची है। क्यों नहीं होता? आप अपने वंशवाद प्रमोट नहीं करते? पॉलिटिक्स में नहीं होता है, कॉर्पोरेट्स में नहीं होता है, कहाँ नहीं होता है? इंडस्ट्रियलिस्ट अपने बच्चे को प्रमोट नहीं करते? हर जगह करते हैं ना। तो ये कहना कि फेवरेटिज्म की वजह से सुशांत सिंह है, ये तो बहुत गलत है। हर एक का अपना एक स्ट्रगल होता है, हर कोई अपनी अपनी फील्ड में एक स्ट्रगल करके आगे निकलता है। क्रिकेटर्स भी देखिए ना, आप कितने सारे क्रिकेटर्स हैं जिनके बच्चे अब आ रहे हैं क्रिकेट में। अब आप कहेंगे कल को सचिन तेंदुलकर का बेटा आ जाता है, अर्जुन तेंदुलकर, तो आप तो कहेंगे ये भी नेपोटिज्म हो गया। भाई टैलेंट होगा तो वो आगे बढ़ेगा, नहीं होगा तो वो पीछे रह जाएगा। तो इसमें एक कहना कि फेवरेटिज्म हो गया इस वजह से। पारुल, अक्षरा जवाब देना चाहती है, उसके बाद मैं तुरंत आ रहा हूं कंचन के बाद। कंचन साहब जी आ नहीं पाए, अक्षरा बोलिए। सुशांत में टैलेंट नहीं था, इस बात से मैं भी सहमत हूं। क्या सुशांत में टैलेंट नहीं था? बिल्कुल, आपके कहने का मतलब सुशांत में टैलेंट नहीं था?
अक्षरा जी तभी तो उसे अच्छी पिक्चरें मिल रही थी क्योंकि उसमें टैलेंट था। विद्यु विनोद चोपड़ा बैनर बिल्कुल, वो अपने दम पर, उन्होंने अपने दम पर अपने दम पे हो जाती है, अपने दम पर, फिर भी उनको दबाया गया, फिर भी उनको दबाया गया बहुत बुरी तरह। जस्ट बिकॉज वो पार्टीज में नहीं जाते थे, अपने दम पे था, जस्ट बिकॉज वो पार्टीज में नहीं जाते थे, बहुत सारी चीजों का। और अपने सबसे प्लस पॉइंट ये है कि बिहार के बेटे थे, एक बिहार के बेटे बिहार थे, के बेटे को तो बहुत इस वजह से भी उनको एक दृष्टि से देखा जाता था। क्या बात कर रही हैं आप? आज तो विकास क्या बात कर रही हैं आप? दे दिया है कि ही इज वेरी अनहैप्पी। किसी ने मदद नहीं की, किसी ने मदद नहीं की उनकी, किसी ने मदद नहीं की उनकी। तो टैलेंट से आगे गए ना, टैलेंट से आगे गए। अभी आप एक तरफ से कह देती हैं कि सुशांत सिंह को टैलेंट महिला है, आगे नहीं बढ़ पाई क्योंकि फेवरेटिज्म तो इससे उनकी मौत हो गई। आपको जानना चाहिए कि उनमें टैलेंट है इसलिए पिक्चर मिल गई। आप दोनों चीजें मत बोलिए, आप एक चीज पे रहिए ना। अगर आपके घर का बेटा होता सुशांत तो आप ऐसी बातें नहीं करती। आपके घर का बेटा होता सुशांत तो आप ऐसी बातें नहीं करती। आज जो आप चीख के कह रही हैं, अगर आपके घर का बेटा होता तो आप नहीं कहती। नहीं, आप गलत बातें कर रही हैं और आप बातों को घुमा रही हैं मैम। अगर आप घुमा रही हैं, बातों को घुमा रही हैं, बात चल रही है यहाँ पे पार्टी अपने। अच्छा पारुल मुझे बताइए, क्या सुशांत को कभी कोई अवार्ड मिला? और जा रही हैं क्या कभी सुशांत को इंटरनेशनल नेशनल लेवल पर रिकॉग्निशन मिला? बताइए, घटिया फिल्मों को अवार्ड मिले हैं। गुटबाजी के शिकार हुए वो। ए लिस्टेड स्टार है, उसने बाइकआउट करा ना, उसको जब लगा बायसनेस से किया ना, आमिर खान ने भी किया ना। आप ये बोले कि फेवरेटिज्म की वजह से, उन्होंने अक्षरा जी ने पहले बोला उनकी मृत्यु इसलिए हुई क्योंकि वो फेवरेटिज्म ग्रुप में नहीं थे। फिर मैंने कहा उन्हें पिक्चर तो मिल रही थी, अच्छे बैनर्स के साथ काम कर रहे थे, तो उन्होंने कहा वो तो टैलेंट था। आप दोनों तरफ से कह रही हैं टैलेंट था इसीलिए वो आगे जा रहे थे। आपने टैलेंट होगा, आप आगे जाएंगी, आपको कोई नहीं रोक सकता, किसी के पास में दम नहीं है क्योंकि यहाँ पे जनता डिसाइड करती है कौन आगे जाएगा कौन पीछे जाएगा। आपने सुना नहीं, ग्रुपिज्म की बात कर रही हूँ मैं भी ग्रुपिज्म की ही बात कर रही हूँ। आप बता दीजिए कहाँ ग्रुपिज्म की बात की। मैंने फेवरेट ये आगे पोस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप में टैलेंट है तो आप आगे जाओगे, आप आगे जाओगे। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, आपसे मौके छीने जाते हैं। कंचन किसी फील्ड में ऐसा नहीं होता। थे ना अभी सर दीपक सर, अभी जो चल रहा है ना, आप लोगों ने सिर्फ कसम खा के बैठे हो कि बॉलीवुड को बदनाम करना है। आप लोगों की वजह से हमारे घरों से जो फोन आते हैं, हम लोग जहां से आते हैं मिडिल क्लास फैमिली से, आप लोगों की वजह से हमारे घरों से पूछा जाता है बेटा वहां तो क्या हो रहा है, बड़ा हंगामा हो रहा है, घर वापस आ जाओ। ये सब आप लोगों ने फैला के रखा है। अरे मीडिया ठीक है। अरे मैडम, दीपिका पादुकोण का फोन मैं नहीं रखता था ना, मैंने नहीं पूछा करिश्मा प्रकाश से कि माल कहाँ है। अरे दीपिका पादुकोण के फोन में मैं घुस के मैसेज कर रहा था क्या? मैं बदनाम कर रहा हूँ? दीपिका पादुकोण के फोन में घुस के मैंने मैसेज किया माल कहाँ है? बॉलीवुड में पारुल जी एक मिनट रुक जाइए, कंचन से बात कर रहा हूँ। पारुल जी एक मिनट, कंचन ने बिल्कुल नहीं बोला है। आप इस पे क्यों नहीं फोकस करते हैं सर? आप इस पे नहीं, मैं किस पे फोकस करता हूँ? इन्वेस्टिगेशन किस पे फोकस करती है, एजेंसी किस पे फोकस करती है, ये उन पे छोड़ दीजिए ना। अगर कोई गंदगी की सफाई हो रही है तो कोई बदनाम क्यों हो रहा है? आप लोग जितना आप भी करा दीजिए टिया वाजपेयी की तरह ड्रग टेस्ट और भेज दीजिए रिपोर्ट अपने घर पे। बिल्कुल तकलीफ नहीं है दीपक सर, बिल्कुल तकलीफ नहीं है। बहुत अच्छी बात है, सफाया हो रहा है, स्वच्छता अभियान चल रहा है और सफाई होनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ जो सोर्स है ये ड्रग का, जो सिंडिकेट चल रहा है, वो जड़ से खत्म होना चाहिए। आप उस पर विचार करो ना, उस पर फोकस करो। आप लोग क्या कर रहे हो? सिर्फ मीडिया पे फोकस कर रहे हो क्योंकि आपको डिफेम करना है सिर्फ बॉलीवुड को। कसम खा के बैठे हो आप लोग। उससे हमको क्या मिलेगा? अरे मुझे बताइए ना, दीपिका पादुकोण के फोन में मैंने घुस के वो चैट किया था, माल भेज दो माल। अक्षरा कुछ कहना चाहती है, अक्षरा का ऑडियो प्लीज। जिसमें टैलेंट होता है, कंचन सुन लीजिए, कंचन अक्षरा कुछ कह रही है। टैलेंट होता है वो आगे आता है। ये लोग जो कह रही हैं, नहीं वन सेकेंड अगर आपका कहना है कि जिसमें टैलेंट होता है वो आगे आता है, तो आप लोगों ने, एक्सक्यूज मी, वन सेकेंड, जिसमें टैलेंट होता है वो अगर आगे बढ़ता है तो आप लोगों ने अपने टैलेंट के दम पर कितना बड़ा नाम बनाया? केदारनाथ अपने दम पर कितना बड़ा नाम बनाया, बता दीजिए मुझे। अगर टैलेंट के दम पर आगे बढ़ते हैं, पारुल प्लीज बीच में मत बोलिए, पारुल प्लीज
कंचन जवाब दीजिए, आपने अपने टैलेंट के बल पे कितना नाम कमाया? कितना बड़ा नाम है मैम आपका, कितना बड़ा नाम है आपका, बताइए जरा। दीपक सर यहाँ पर बैठकर हम लोग इंडिविजुअली या पर्सनली आक्षेप लगाने के लिए नहीं बैठे हैं। ना तो मैं अक्षरा जी से ये पूछ रही हूँ कि आपका कितना बड़ा नाम है, और ना ही वो मुझसे पूछे कि मेरा कितना बड़ा नाम है। नहीं क्योंकि यहाँ पर बैठकर हम लोग इस मुद्दे पर डिबेट नहीं कर रहे हैं। वही तो बेहतर होगा जिसका जितना बड़ा नाम है वो उतना बड़ा नाम अपने पास रखे। दीपक सर मेन मुद्दे पे आइए, अक्षरा जी को ये सोचना चाहिए जहाँ पर काम कर रही है वहीं के बारे में बुराई कर रही है। और जब इतने सालों काम किया था, जब वो इतने सालों से देख रही थी, तब क्यों चुप बैठी थी? तब सो रही थी क्या? तब सो रही थी या तब याद नहीं आया? अभी एकदम से चौक पे याद आ गया कि हाँ मैंने क्यों नहीं बोला, मैं आगे बोले। ये बहुत गलत बात है और प्लीज अक्षरा जी को ये सोचना चाहिए, वो जितनी भी सीनियर हो या जूनियर हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। कंचन आपने बात की जवाब नहीं दिया, अक्षरा को अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद मैं आपका जवाब लूंगा। अक्षरा कंप्लीट करिए, उसके बाद कंचन जवाब देंगी। खिलाफ आवाज जरूर उठाऊंगी। दीपक सर पर्सनल आक्षेप नहीं करना चाहिए। अक्षरा जी ने जो भी सहा, जो भी देखा, जो भी किया, मुझे नहीं पता। उनको आज याद आ रहा है, अब की बात हो, गलत के खिलाफ मैंने हमेशा आवाज उठाई है बॉलीवुड में, और मैं इसमें अक्षरा जी का बिल्कुल समर्थन करता हूँ। गलत को गलत कहना बिल्कुल गलत नहीं है। इंडस्ट्री में रहूं, कभी भी रहूं। दीपक सर उनको तब याद नहीं आया, दीपक सर उनको तब याद नहीं आया। और इसमें ना, इसमें बहुत दम चाहिए, बहुत दम चाहिए कहने के लिए। आप में दम नहीं है, आप में दम नहीं है कि आप एक बड़ा नाम होने के बाद आप लोग इस तरीके की हरकत करते हैं और उसको आप गलत नहीं बोल सकते। नहीं पता क्या आप गलत नहीं बोल कंचन चौधरी जी, अक्षरा जी, इस बहस को मैं आगे बढ़ाऊंगा आप लोगों के साथ ही कल, लेकिन चलते चलते के रहमान गोरखपुर से मेरे एक दर्शक जुड़े हैं। रहमान जी 20 सेकंड, आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे पर? देखिए, इस पूरे मुद्दे पे तो मैं ये कहना चाहूँगा दीपक जी कि जो सांसद जी ने, हमारे रवि किशन जी ने जो ये मुद्दा उठाया है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और आज उनके ये मुद्दा उठाने के बाद से जैसे बॉलीवुड में पूरा हंगामा सा मच गया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आज बॉलीवुड कई भागों में बढ़ता हुआ दिख रहा है, जबकि यूथ जो है आज बॉलीवुड को देख करके, अभिनेता और अभिनेत्रियों को देख करके उससे आकर्षित होता है और उनके बताए हुए रास्तों पे या उनके दिखावटी रास्तों पे चलने की कोशिश करता है। आज जिस तरह से ड्रग्स के मैटर को हमारे सांसद जी ने, रवि किशन जी ने उठाया है, आज शायद उनका बहिष्कार भी होने लगा है। कुछ पार्ट और कुछ हिस्से मुझे ऐसे लग रहे हैं, बॉलीवुड का 2 खेमा है, एक खेमा शायद उनके अपोजिशन में खड़ा हो गया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर उनके अपोजिशन में खड़ा हो गया है, जो देश की बात कर रहा है, यूथ की बात कर रहा है, जो एक सांसद है, आज वो कहीं ना कहीं, मैं इसी नोट पर खत्म करूंगा। मुझे इस बात की जानकारी है, रहमान जी सुनिए मेरी बात, मुझे इस बात की जानकारी है कि कुछ प्रोजेक्ट्स रवि किशन जी से लेने की कोशिश की जा रही है। डिटेल निकाल रहा हूं, अगर ऐसा होगा तो रवि किशन जी के समर्थन में हम आंदोलन खड़ा करेंगे, रहमान जी खड़े करेंगे, मैं खड़ा करूंगा और देश की बहस के दर्शक करेंगे। देश की बहस में हमारा आज का सवाल था, जल्दी से दिखा दीजिए। क्या जावेद अख्तर अपनी बेटी का बचाव कर रहे हैं? जोया अख्तर जो करण जौहर की पार्टी में थी, हाँ कहना है 97% लोगों का। चैन से सोना है तो जाग जाइए और ड्रग्स के खिलाफ आवाज उठाइए। एक ब्रेक।